अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। तिब्बी वजूहात पर 4 हफ्ते की जमानत लेकर लंदन जाने वाले नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी में अब सिर्फ 6 रोज रह गए हैं। नवाज शरीफ की इलेक्शन से पहले 21 अक्टूबर को वतन वापसी से नून लीग ने कई उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। नून लीग की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे को कामयाब बनाने की तैयारियां तेजी से जारी हैं, जबकि नून लीगी रहनुमा नवाज शरीफ के इस्तकबाल को पाकिस्तानी सियासी तारीख का सबसे बड़ा सियासी इवेंट बनाने की यकीन दहानी करवा रहे हैं। जबकि आज लाहौर की जिला इंतजामिया ने मुस्लिम लीग नून को ग्रेटर इकबाल पार्क में 21 अक्टूबर को जलसा करने की इजाजत भी दे दी है, मगर साथ ही इस जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून को शराइत और जवाबित भी बता दिए हैं, जिसमें आईनी इदारों, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ तकारीरों और किसी भी किस्म के मुतनाज़ा नारों से बाज रहने की शर्त भी शामिल की गई है। अहम बात यह कि नून लीग को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत तो मिल गई है, मगर नवाज शरीफ वापसी पर गिरफ्तारी से कैसे बचेंगे, इस हवाले से सवालात मुसलसल उठ रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवनफील्ड केस में इश्तिहारी मुल्जिम है और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा काट रहे हैं, मगर अभी तक नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू नहीं किया है और ये कहा जा रहा है कि नून लीग वापसी से 2 रोज पहले हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू करेगी। मगर जहां एक तरफ नून लीग नवाज शरीफ की वापसी पर उन्हें कानूनी रिलीफ दिलवाने के लिए रेड कार्पेट बिछाने की तैयारी कर रही है, वहीं ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की आमद पर कांटे बिछाने की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि पिछले 1.5 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी रोमांस के खात्मे के बाद अब पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ को याद दिलाया जा रहा है कि वो एक सजाए याफ्ता मुजरिम है और नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने से पहले सजा काटनी होगी। जबकि बास पार्टी रहनुमा नवाज शरीफ को मिलने वाले प्रोटोकॉल पर भी सवालात उठा रहे हैं। अहम बात यह है कि 2 रोज पहले स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक नून लीग और ताकतवर हलकों के दरमियान समझौता होने का शुबा जाहिर किया था। जबकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तजा ने कहा कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ को सरकारी प्रोटोकॉल देना समझ से बाहर है। अगर नवाज शरीफ को अदालतों से क्लीन चिट मिलती है तो ये सहूलत दूसरों को भी मिलनी चाहिए। हसन मुर्तजा ने यह भी कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि नवाज शरीफ पर केसेस का बहुत बोझ है और वो एक सजाई याफ्ता शख्स हैं। हम इन तमाम मामलात में बात करेंगे। पहले पीपल्स पार्टी का वर्जन लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने, और इसके बाद नून लीग का मौका भी लेंगे। खुर्शीद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, नून लीग तो इस वक्त भरपूर रही है एक हिस्टोरिक वेलकम करने के लिए कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, जलसा गाह जाएंगे, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाने की तैयारी है। लेकिन पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि इस बात से एतराज है कि क्यों उनका इस तरीके से वेलकम किया जा रहा है जब वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उनके ऊपर केसेस हैं, वो इश्तिहारी हैं। क्या वजह है इसकी? देखें, हमें इलेक्शन चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। मियां नवाज शरीफ को रेड कार्पेट रिसेप्शन मिले या उनका हेलीकॉप्टर स्टेज पर उतरे, हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर आवाम को ज़रूर एतराज़ होगा, मुखालफों को ज़रूर एतराज़ होगा कि ये रिसेप्शन कैसे क्यों कर दी जाती है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आ गया, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें तो खुशी है कि पाकिस्तान आ रहे हैं। चलो कुछ भी हुआ, क्या वजूहत भी थी, पाकिस्तान से चले गए, पाकिस्तान आ रहे हैं, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है कि रेड कार्पेट दें, ब्लू कार्पेट दें, मगर कम से कम ये एहसास कहीं ना हो कि ये इलेक्शन प्री प्लान है और बैक डोर से कोई तयशुदा प्रोग्राम है। और वोट को इज्जत दो का जो स्लोगन मियां साहब का है वो चैलेंज हो जाए, तो हम मियां साहब का भलाई के लिए कह रहे हैं कि सादगी से आके कोर्टों को फेस करके मुकाबले के लिए तैयार होके आ जाए। इस तरीके से मुस्लिम लीग नून का जो स्लोगन है या उनका क्या कहते हैं बयानिया है वो चैलेंज हो जाएगा। उनको मुखालिफ पार्टियां जो भी मुखालिफ एक दूसरे के होंगे वो बयानिया जरूर बनाएंगे तो क्या हो रहा है, और ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, जमहूरियत के लिए भी अच्छा नहीं है, पार्लियामेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी तकलीफें देखी हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए। इस किस्म में इमरान खान भी आया, उसको रेड कार्पेट पोजीशन दी गई, बड़ी रेस्पेक्ट हुई, बड़ी इज्जत हुई, मगर बाद में देखा क्या हुआ। कल इनको ये न कहना पड़े कि ये क्या हो गया हमारे साथ थे। तो ये गुजारिश करूंगा मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मियां साहब से जाती तौर पर। तो खुर्शीद शाह साहब, आपको लग रहा है इस वक्त के जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, डायरेक्ट जलसा गाह पे जाएंगे, तो जो है एक मुकम्मल उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, तो ये इंप्रेशन मिल रहा है आपको कि स्टेज उनके लिए सेट किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल
मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और पॉलिटिकली महसूस करता हूँ कि ये क्यों कर हो रहा है, कौन करवा रहा है, कौन मैसेज कन्वे कर रहा है पब्लिक को कि भाई हुकूमत तो उनकी आ रही है। तो मैं पहले भी किसी एक दो प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ कि खुदा के वास्ते बैकडोर की ताकत को बंद कर दो और सीधे अवामी रास्ते से आओ और पाकिस्तान बचाओ, जमहूरियत बचाओ, पार्लियामेंट बचाओ, अदारे बचाओ, मुल्क की इकनॉमी ठीक करो, मुल्क को बेहतर करो, मुल्क के लोगों को एक होप दो। इस तरीके से कब तक हम बैकडोर से आते जाएंगे, चलते जाएंगे, आते जाएंगे, चलते जाएंगे। और अभी आपको लग रहा है कि नून लीग की तैयारी अवामी ताकत से आने की नहीं है, वो ताकतवर हलकों की तरफ से और बैकडोर से आने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, बैकडोर से आने की अभी वो खुद साबित कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बिल्कुल साबित कर रहे हैं, ये न करना चाहिए। तो मैं उनका खैर ख्वाह हूँ, मैंने उनके साथ मेरी दोस्ती है, मेरा ताल्लुक है, मैं उस नाते से इनके पार्टी के लोगों को कह रहा हूँ, मगर उनको कहना फजूल है, शहबाज शरीफ को कहना फजूल है। मैं मियाँ साहब से कह रहा हूँ, मियाँ साहब क्या कर रहे हो, फिर एक बड़ी गलती करने जा रहे हो। और मियाँ साहब को कहना आपके ख्याल में ठीक है, शहबाज शरीफ को कहना क्यों फजूल है ये बात? इसलिए कि शहबाज शरीफ पे शक पड़ जाएगा कि वो चाहता है कि भाई का इतना बड़ा इस्तकबाल न हो, रेड कार्पेट न हो। शायद उनका अंदर की बातें हों या ना हो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैं मियाँ साहब से जाती बात करता रहा हूँ, जब लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, जाती बातें और बहुत तारीखी बातें हुई है उनके साथ। मगर आज एक नई तारीखी बात उनसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते खुद को इतना एक्सप्लाइट न करो कि लोग कल कहें कि आप किसी के कंधे पे चढ़ के आ रहे हो। और वो क्या फैसले करेंगे जो चढ़ के आएंगे, उनके पास क्या फैसले करने का ताकत होगी। लेकिन शाह साहब, इसमें कोई नई बात है? अगर किसी सियासतदान को पाकिस्तान में मौका मिलता है कि वो अवाम की ताकत से नहीं, किसी के कंधे पे चढ़ के आ जाए, बैकडोर से आ जाए, तो वो तो मौके का फायदा उठाते हैं। इसमें नई बात क्या होगी? देखें, मैं आपको जरा सच की तरफ ले जाऊं। 1988 में हम लोगों ने बुरी में बुरे हालात में भी इलेक्शन जीत के आ गए। हमारे साथ क्या किया और मियाँ साहब से मिलके क्या हुआ? 18 महीने हुकूमत चलने दी। तारीख तो पाकिस्तान की रेफरेंसेस से भरी हुई है। और फिर मियाँ साहब के साथ क्या हुआ, फिर हमारे साथ क्या हुआ, फिर मियाँ साहब के साथ क्या हुआ? क्या अब भी हम नहीं सुधरेंगे? इमरान खान के साथ क्या हुआ? आपके सामने की कल की बात है जिसपे आज इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन शाह साहब, बहुत से लोग ये कहेंगे आपकी बात सुन के कि क्योंकि पीपल्स पार्टी को वो फैसिलिटेशन नहीं मिली, वो भी शायद इसके उम्मीदवार थे, अगर आपको मिलती तो आप भी ले लेते सहारा, आप भी बैकडोर से आ जाते। जनाब, हम 93 में बैकडोर से आए थे, 97 में बैकडोर से आए थे, 97 में 17 सीटें ली थी हम लोगों ने, मगर जमहूरियत के साथ मजाक नहीं किया था, किसी का हिस्सा नहीं बने थे, इस्तीफा नहीं दी थी, इलेक्शन नहीं करवाई थी, खाली को हाउस को छोड़ के नहीं चले गए, बैठे रहे। ये डेमोक्रेटिक, हम सियासी लोग हैं। जैसे अभी हालिया आप तो 90 की दहाई की बात कर रहे हैं, 70 में आए, हम कैसे आए? 2008 में आए, डील करके आए, 128 सीटें ली थी। साहब, लेकिन रिसेंट टाइम्स में तो अगर आप देखें, जैसे मेयर का इलेक्शन आप लोग कराची में जीते, तो उस वक्त भी इल्जामात लगे थे कि आपको सपोर्ट थी, इसीलिए आप कामयाब हो गए, पीटीआई के लोग आखिर वक्त पे गायब हो गए। तो हालिया तारीख में तो ये इल्जाम लगता रहा है ना कि ना कहीं पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट हासिल की है। देखें, बात सुने आप, मेयर और मुल्क की पार्लियामेंट को आप अगर मिलाते हैं, जब हम मेयर की इलेक्शन लड़ते थे अपने जमाने में 70 में, तो क्या कुछ लोकल बॉडीज के इलेक्शन को आप पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स के साथ मिला के बात न करें? आप जैसा जर्नलिस्ट अगर ये बात करेगा तो बाकी कौन बच गया? कम से कम आप लोगों को, हमने 2000 की इलेक्शन कैसे ली? हमें तो ये कहा गया कि आपको मार देंगे, कत्ल कर देंगे, और कत्ल कर दिया। 18 अक्टूबर को कत्ल करने की कोशिश की, 150 आदमी मर गए, शहीद हो गए हमारे बच्चे। बेनजीर साहबा बच गई, बेनजीर साहबा को 27 दिसंबर को शहीद कर दिया। तो शाह साहब, इसमें समझने वाली बात क्या है कि लोकल बॉडी की सतह पे अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट की सतह पे, मरकज की सतह पे देखिए, लोकल बॉडीज का तकरीबन आज तक दुनिया में कहीं भी हुआ है तो हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट विन करती है। लोग समझते हैं कि काम यहाँ से होंगे, लोगों की एक बड़ी तादाद उस बात पे मुतफिक होती है कि उनकी हुकूमत है। लोकल बॉडीज का इसलिए असर होता है। हम जो मुतालबा एक करते हैं आपके सामने है
कि हमने किया है, मैंने अपनी तकरीरों में पार्लियामेंट में कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन जब हो उस वक्त आप कश्मीर की गिलगित की भी इलेक्शन साथ करवाएं, क्योंकि उसका असर पड़ता है सिटिंग गवर्नमेंट का। जी, तो कल आपने एक अहम बयान दिया खुर्शीद शाह साहब, आपने ये कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आते हैं और डायरेक्ट जलसागाह पे पहुंच जाते हैं जबकि अदालती फैसले उनके खिलाफ हैं, तो एक बहुत बड़ा फसाद क्रिएट हो जाएगा और नवाज शरीफ साहब को ये सोचना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट और अदालतों को मुश्किल में डाल देंगे। लेकिन आपको होता हुआ क्या यही नजर आ रहा है कि वो लैंड करेंगे बड़े आराम से और चले जाएंगे जलसागाह और अपना खिताब करेंगे, कोई अदालती जो फैसला है उनके खिलाफ काम नहीं आएगा? देखिए, मैंने कल जो बात की है कोई गलत बात नहीं की है, मैंने हकीकत को सामने रखा है और मौजूदा हालात को सामने रखा है कि आप एक अदालत को चैलेंज कर देंगे, अदालत के फैसले को चैलेंज कर देंगे। आप एक मुजरिम है, आप क्या कहते हैं एस्कॉन्डर है, तो आप किस तरीके से जहाज से उतर के सीधा जलसेगाह में जाएंगे और बेल नहीं होगा आपको? आप अदालतों को क्यों मुश्किल में डाल रहे हो? मियां नवाज शरीफ को मैं बार बार कहता आया हूं आप लोगों के थ्रू कि खुदा के वास्ते अब बहुत कुछ हो गया इस मुल्क के साथ, अब तो इस मुल्क को हम अपने साथ ले जाएं। क्यों हम अभी इस उम्र के 72-73 साल की उम्र में हम लोग बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के बजाय हम पाकिस्तान के आने वाले नस्लों को मुश्किल में डाल के जाए? जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी मेहमान है, चंद दिनों के लिए, चंद दिनों का इक़्तिदार नहीं चाहिए, सदियों का इक़्तिदार चाहिए। जो भुट्टो ले गया, जो बेनज़ीर ले गई, जो कायदे-ए-आज़म ले गया, सदियों का इक़्तिदार चाहिए। हमें मुख्तसर इक़्तिदार नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी कभी इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ी, नहीं मरी। लेकिन जाने थी मगर हमें पता था कि हमें कत्ल कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि जो अदालती फैसले हैं वो रुकावट बनेंगे नवाज शरीफ साहब के लिए, या आपको लगता है कि बड़ा आसानी से उनको रिलीफ मिल जाएगा? मैं समझता हूँ रुकावट बनेंगे। 10-5 का फैसला है, बड़ा मुश्किल है के लिए, फायर ईसा साहब के लिए भी बड़ा चैलेंज है। वो क्या कहते हैं, मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में अदालत ने सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट को तस्लीम किया है और इतना अच्छा फैसला किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के सुनहरे लफ्जों में ये चीज़ें लिखी जाएंगी। अब ऐसा न हो कि ऐसे हालात पैदा जाए कि ये जो तारीख अच्छे लोगों में लिखी जाए, ये ऐसे बुरे लोगों में याद की जाए, तो मैं नहीं समझता। लेकिन शाह साहब, मरियम नवाज साहबा तो तकरीबन 1 साल पहले ही कह चुकी थी कि नवाज शरीफ अब जेल जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है जितनी धूमधाम से तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं यकीन दहानी तो उनको होगी ना कि आपको जेल नहीं जाना है और आपने पहले खिताब करना है, मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना है आपने। जनाब, खिताब करे 100 मरतबा करे, सारा मुल्क पड़ा है, करते रहे, मगर तरीका होना चाहिए कि अगर हम जेल नहीं जाएंगे, जो जेल नहीं जाते डरते हैं, खौफजदा है, वो आवाम की क्या खिदमत करेंगे? वो तो हुक्मनामे के ताबे होंगे। तो ऐसी बातें मरियम भी ना करे और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये मेरी बातें किसी को बुरी लगे, सदा लगे, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि ये बहुत बड़ा खतरनाक ट्रैप है जिसमें नून लीग फंस गई है। अब मैं नई बात नहीं की। तो ये बताइएगा कि ये अब नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आते हैं और उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, कोई उनको बेल मिल जाती है, फिर भी आपको लगता है कि ये जो इस वक्त परसेप्शन है कि वो बैकडोर से या ताकतवर हलकों की मदद से वापस आ रहे हैं, वो रहेगा उसको भी? देखिए, अगर वो उतरता है और जब में मिलता है, उसके दूसरे तीसरे दिन उसको बेल मिलती है, सब छोड़ा जाता है, कौन मानेगा कि इनको मेरिट के द्वारा काम हुआ है? कोई नहीं मानेगा। खुद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अदलिया फैसला। अपना अदलिया फैसला बदलेगी 10 मार्च का। आप जो सीनियर जर्नलिस्ट है, आप बताएं, मुझे सवाल का जवाब दे। अब मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। जाहिर सी बात है, जो अगर हम अपनी जूरिस्प्रूडेंस देखें तो कोई सजाई याफ्ता मुजरिम हो उसको बेल मिलना बाहर से आते साथ वो इतना आसान नहीं होता। इसकी नज़ीरें शायद ही मिलती हो पाकिस्तान की जुडिशरी में। लेकिन मुझे अब ये बताइएगा कि ये तनकीद हालिया दिनों में क्यों हुई है? क्योंकि देखिए, एक पस मंजर रहा है ना, जब पनामा केस का फैसला आया आप लोगों ने कहा बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन जब आप नून लीग के करीब आए तो आप लोगों ने कहा कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं वो वापस आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ये रेड कारपेट जो है ये किसी और ने बिछाया है उनके लिए। प्लीज पहले ये फैसला नहीं है जो आ जाए।
लेकिन अपील कहा कि खत्म कर दिया। ये पहले फैसला नहीं है, अभी आया तब हम बोल रहे हैं। हम पार्लियामेंट के लिए बोल रहे हैं, हम जमहूरियत के लिए बोल रहे हैं, हम सियासी जमातों के लिए बोल रहे हैं, इज्जत तो एहतराम के लिए बोल रहे हैं, हम आवाम के वोट को इज्जत दो की बुनियाद पर कह रहे हैं। तब हम ये आज बातें कर रहे हैं, पहले हमने नहीं की है। पहले हम नहीं कहते थे, साथ थे, आज भी साथ हैं, आज भी इज्जत है, आज भी खुशी होती है कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान। तबीयत उनकी ठीक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा उनको सेहत याद दे, बड़ी जिंदगी दे, हमेशा इक़्तिदार उसको दे, इक़्तिदार उनकी लोडी हो। हमें खुशी है, हम इक़्तिदार की सियासत पीपल्स पार्टी नहीं करती। जेल की कोठरी में मर जाते हैं, फांसी के तख्ते पे चले जाते हैं, गोली खा लेते हैं, बावजूद पता है कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, इक़्तिदार नहीं होगा हमारे पास, मगर हम अपनी इक़्तिदार आला इक़्तिदार सब्र से चलाते हैं, हम सियासत से चलाते हैं, उनके नजरिए के साथ चलाते हैं, हमारे लीडर कवर में से हमें चलाते हैं। कि उम्र के इस हिस्से में ये दाग अपने सर पे नहीं लेना चाहिए नवाज शरीफ को कि वो ताकतवर हलकों के साथ डील करके बैकडोर के जरिए वो इक़्तिदार में आ रहे हैं। इस उम्र के हिस्से में उनको ये दबाव अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। उसको इक़्तिदार मिलेगा, क्या मिलेगा? तो ये रोड बन जाओ, ये फलानी चीज बन गई, ये हुक्म मानो, यही शाहाना चीजें मिलेगी ना। शाहाना चीजें वो है जो मरने के बाद मिलती है, जो आज भुट्टो की है, जो बेनजीर की है, ये शाहाना जिंदगी है। ये अब भी जिंदगी नहीं, अब भी जिंदगी है। ये वो जिंदगी नहीं है जो खत्म हो जाती है, कब्र में भी जिंदा रहता है। ये छोटी छोटी चीजों पर मियां साहब आपको नहीं आना चाहिए। आपका बहुत बड़ा कद हो गया है, बहुत बड़ी इज्जत हो गई है, बहुत बड़ा एहतराम हो गया है। अब छोटी चीज के लिए सारे एहतराम को तबाह कर देते हैं। सही। शाह साहब, अभी रिसेंटली ये खबर भी आई थी कि ज़रदारी साहब ने भी जो है ताकतवर हलकों से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की, क्योंकि आपकी पार्टी ने उनको मैंडेट दिया था कि आप बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो क्या जवाब आया है फिर वहां से ज़रदारी साहब को? देखिए, मैंने कई बार मुझे प्रोग्राम पे नवाज शरीफ से मुखातिब होकर कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि आपके जो लोग बैठे हैं हुकूमत के अंदर, आप और उठा के कहें कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, और उठा के कहें। आप नहीं, नवाज शरीफ आप नहीं, क्यों अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं? साथ उम्र के 73, 74, 75 साल की उम्र से नहीं अपने आप को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? कितनी जिंदगी है, तो जिंदगी, छोटी सी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी पर दाग लगवा रहे हैं। कोई कहने वाला, आपको समझाने वाला नहीं है। आप में और इमरान में क्या फर्क हुआ? आप में इमरान में क्या फर्क हुआ? इमरान ने भी 2018 की इलेक्शन ऐसी जीती थी ना, आप भी तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, फिर क्यों इमरान के ऊपर तनकीद करते हैं? आपके ख्याल में अब इमरान खान और नवाज शरीफ साहब में कोई फर्क नहीं बचा है? क्या बचा? अगर वो इस तरीके से आए, रहने जाए, जब आएंगे तब उसके बाद ये फर्क नहीं रहेगा। अगर नहीं आएंगे, लेकिन नहीं भी कोशिश सही करे, आवाम से करे। मुझे इक़्तिदार आला चाहिए, इक़्तिदार की लोडी बनना नहीं चाहिए, इक़्तिदार आला चाहिए। इक़्तिदार आला वो है जो आवाम के वोट से आए, आवाम के वोट के एहतराम से आए, आवाम उनको लीडर माने। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि इमरान खान और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं बचेगा अगर इस तरीके से वो ताकतवर हलकों के जरिए और बैकडोर के जरिए इक़्तिदार में आने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद नून लीग का मौक़िफ़ इस पर लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नून लीग के तलाल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब गुफ्तगू करने के लिए। तलाल साहब, एक तो नून लीग तो रेड कार्पेट की तैयारी कर रही है कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा वेलकम करेंगे, हिस्टोरिक वेलकम होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी सवाल उठा रही है कि एक मुजरिम को क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और दूसरा जो सियासी बात खुर्शीद शाह साहब ने अभी हमारे प्रोग्राम में की, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को अवाम की ताकत से आना चाहिए, ना कि ताकतवर हलकों से डील करके और बैकडोर के जरिए आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, अगर समझती है कि भुट्टो साहब जो थे वो कातिल थे और उनको सही सजा हुई है, फिर नवाज शरीफ को भी सजा याफ्ता कह ले। ये एक जैसी कई पाकिस्तान की तारीख में सजाएं हुई हैं, ये उसी तरह की सजा है। और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ तो कभी भी किसी एनआरओ पे यकीन नहीं रखते, की ताकत पे यकीन रखते हैं। और पिछले 4 इलेक्शन में 3 इलेक्शंस में नवाज शरीफ को उस इलेक्शन से बाहर रखा गया है। और अगर नवाज शरीफ ने कोई डील या कोई इस तरह करना होता, कोई बैकडोर मुआहदा जी,
तो 2018 में ये सख्तियां ना झीलते, 2017 में वो ताहियात नाअहल ना होते, उनके साथी भी मुश्किलात से ना गुजरते। सो नवाज शरीफ इस बात का सबक जो है वो 90s में ही उन्होंने पढ़ लिया था और इसीलिए उन्होंने मिसाके जमहूरियत किया था। तलाल साहब, वो 2018 में जो उनके साथ हुआ उसको तो जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी जो है जब आपके साथ इत्तेहादी थे वो कहते थे कि गलत सजा हुई है, और वो अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त बड़ा अच्छा ये एक नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन अब जो वो धब्बा लगाने जा रहे हैं अपने ऊपर कि वो अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं तो उससे उनको बड़ा नुकसान होगा और उनका जो नारा था वो भी बेकार जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अब जो वो ये करने जा रहे हैं 2018 के, वो बिल्कुल बरक्स है। देखिए, खुर्शीद शाह साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और वो बड़े धीमे धीमे लहजे में गलत इल्जामात लगा रहे हैं, और मेरा ख्याल है उनको साफ नजर आ रहा है 9 मई के बाद कि नून लीग का मुकाबला पाकिस्तान में नहीं हो सकता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये रिजल्ट क्लियर नजर आ रहा है कि 2013 का रीप्ले जो है वो 2024 के इलेक्शन में होगा। तो इस पर इससे पहले क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक इल्जाम दे के एक एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि गली कूचे में स्पेशली जो पंजाब है जो सबसे बड़ा बैटल फील्ड है, वहां पर उनका नामो निशान ही कोई नहीं। आप ये क्यों कह रहे हैं तलाल साहब कि 9 मई के बाद पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी? 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है उसकी बेनिफिशियरी हैं आप? देखिए, उसमें गुजारिश ये है, एक हकीकत है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ। 9 मई को एक सियासी जो पीटीआई में हवा भरी गई थी, वो जो एक जमात बनाई गई थी, वो अपनी सजा भुगतनी उसने शुरू की है। तो उसकी बुनियाद, उसकी वजह से अब उनके बहुत सारा एक वैक्यूम है, और उसके अलावा वहाँ मुकाबला उस वक्त भी नून लीग और पीटीआई का था। और अब क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले भी जब बहुत ही मुश्किल इलेक्शन था 2018 का, नवाज शरीफ तो उस वक्त भी नहीं हारा, नवाज शरीफ तो उस वक्त भी पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें थी, उस वक्त पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर उसका वोट बैंक था, जो कि उस वक्त आरटीएस बिठाकर लोगों को नाअहल करके रेफरेंस डालकर सजाएं देकर और क्या क्या जतन नहीं किए। तो नवाज शरीफ कोई एक दफा तो नहीं ना जी, पिछले 40 साल में उसने ये मरहला। लेकिन तलाल साहब, अब खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि जो फैसिलिटेशन 2018 में की गई इमरान खान के लिए वो अब नवाज शरीफ के लिए की जा रही है। वो कह रहे हैं कि अब कोई फर्क नहीं बचा है, इस तरीके से आएंगे तो नवाज शरीफ और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। अब ये आपके लिए तो एक बहुत बड़ा ताना होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं इमरान खान करप्ट भी है, इमरान खान सिलेक्टेड भी था, तो वो तो ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं बचा है नवाज शरीफ और इमरान खान में। 26 साल की जद्दोजहद में इमरान खान नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सका, और आखिरकार नवाज शरीफ को मैदान से बाहर करके, नाअहल करके, उसको पाबंदे सलासल करके, आरटीएस बिठाकर इमरान खान को इक़्तिदार पर बैठाना पड़ा। सो नवाज शरीफ का और इमरान खान का कोई मुकाबला ही नहीं है। और पिछले 4 इलेक्शन में शहजाद, मैं पूछना चाहता हूँ, 3 इलेक्शंस में नवाज शरीफ नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड नून के लिए नहीं थी, और ये इन्हें पता है। जब नवाज शरीफ लीड करता है और फेयर एंड फ्री है तो फिर नून लीग 2/3 एक सीट देती है। इससे पहले पीपल्स पार्टी को रिजल्ट नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है इसीलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। और रही बात के एस्टेब्लिशमेंट की, हमने जी खुर्शीद शाह साहब ने कल ये भी कहा है कि अगर ये डायरेक्ट आते हैं, लाहौर लैंड करके जलसागाह चले जाते हैं, जबकि अदालती फैसले उनके खिलाफ मौजूद हों, तो उससे एक बड़ा फसाद क्रिएट होगा। और हसन मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी के वो ये भी कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाए, आप जेल भी ना जाएं, आप जलसागाह जाएं, जबकि आप एक मुजरिम हैं। तो ये कानूनी केसेस तो बहरहाल जो हसन मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ना। देखिए, मियां नवाज शरीफ जो है वो जब मुल्क से बाहर गए थे तो उस वक्त भी कोई भाग के नहीं गए थे, कानून तोड़ के नहीं गए थे, पाकिस्तान की अदालतों की इजाजत से गए थे। वो दोबारा पाकिस्तान की अदालत के सामने भी पेश होंगे, उसके कानून के सामने भी सरनगू कर रहे हैं। वो अपनी जो हक है उनका सियासत का वो भी करेंगे। इस बात की फिक्र या खुद दे रही है पीपल्स पार्टी, देख लेना अदालतें क्या करती हैं, अदालतें क्या कहती हैं, और चंद दिन की बात है। लेकिन मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को ये डिबेट जानबूझ के कर रही है। क्यों डिबेट नहीं करती, पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल पेश नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि पिछले 15 साल की सिंध की हुकूमत और पाकिस्तान में जो उनकी हुकूमतें रही हैं उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है? कारकर्दगी का मुआवजा और इस वक्त पाकिस्तान को मौजूदा जो हालात है उसका हल।
उस पर डिबेट होनी चाहिए। आज एक आखिरी सवाल, लाहौर की इंतजामिया ने आपको जलसे की इजाजत दे दी है मीनार पाकिस्तान पर, मौजू बनाना चाहते हैं कारकर्दगी, लाहौर की इंतजामिया ने आपको जलसे की इजाजत दे दी है मीनार पाकिस्तान पर, कौन कर सकता है? और इजाजत आपको मिल गई, लेकिन मशरूत इजाजत है कि किसी इदारे के खिलाफ आप बात नहीं करेंगे, चाहे जुडिशरी हो चाहे पाक अफवाज हो, उनके खिलाफ आप बात नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो आसानी हो गई आपके लिए। अब वो जो सवाल होता था कि क्या नवाज शरीफ आके वो बात करेंगे कि हमें इंतकाम लेना है और इंतकाम नहीं लिया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, गुजारिश ये है कि इजाजत जो हमें मिली है वो कोई हम पहली पार्टी नहीं है जो मीनार पाकिस्तान जलसा कर रही है। वो कंडीशनल एक इजाजत है जो सब पार्टियों को पहले भी मिलती रही है। नवाज शरीफ जो है वो किसी के कहने पर अपना बयानिया नहीं बनाते और बयानिया को अपनी जात और अपनी पार्टी के गिर्द भी नहीं घुमाते। पाकिस्तान के लोगों के जो मसाइल है उसके गिर्द उनका बयानिया घूमता है। वो सिर्फ बयानिया नहीं देंगे, वो प्लान भी देंगे, काबिल अमल प्लान देंगे। और उम्र के इस हिस्से में जिस सारी उम्र झूठ नहीं बोला, जो कहा है वो करके दिखाया, वो उम्र के इस हिस्से में गलत बात नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं बोलकर में कोई गलत बात नहीं करेंगे, कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि उम्र के इस हिस्से में नवाज शरीफ साहब को ये दाग अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि वो किसी की मदद से और ताकतवर हल्कों से डील करके वापस आ रहे हैं। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। इसलिए वेलकम बैक। पिछले 8 रोज से इजराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी ने दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल गजा को जमीन पर जहन्नुम बना दिया है। गजा का शुमाल इस वक्त तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है, जबकि गजा के जनूब में इंसानी बहरान की सूरत-ए-हाल खतरनाक हद तक तशवीशनाक हो चुकी है। गजा का निज़ाम सेहत आखिरी सांसें ले रहे हैं। गजा में साफ पानी नायाब है, खाने पीने की किल्लत है और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में गजा में 300 फलस्तीनियों की शहादत के बाद 8 रोज से जारी इजरायली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2329 हो चुकी है, जो इजराइल और गजा के दरमियान माजी में होने वाली 5 जंगों में सबसे ज्यादा है। 2014 में इजराइल की 50 रोजा बर्बरियत में 2251 फलस्तीनी शहीद हुए थे, मगर अब सिर्फ 8 रोज में शहीद फलस्तीनियों की तादाद रिकॉर्ड 2300 से ज्यादा हो गई है, जिसमें फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजराइल की जुल्म बर्बरियत के सामने गजा का निज़ाम सेहत आखिरी सांसें ले रहा है और चंद घंटों में यह पूरा निज़ाम तबाह हो जाएगा और अगले कुछ घंटों में जो कुछ होगा दुनिया के लिए वो खतरनाक होगा। हम दुनिया से अपील करते हैं कि अस्पतालों को इमदाद पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर महफूज इंसानी राहदारी खोली जाए। गजा में इंसानी बहरान संगीन हो गया है और अब इजराइल की धमकी के बाद शुमाली गजा के कई शहरी अपने घर बार छोड़कर जनूबी इलाकों की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां पहले ही खाना पीना तंग है। और अलमिया यह है कि जो लोग जुनूब की तरफ भी जा रहे हैं उनके काफिलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। गजा के 22 लाख शहरियों के लिए इस वक्त कोई जगह महफूज नहीं है। कई बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी इदारों का गजा में मौजूद सहाफ़ियों से राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। गजा के शहरियों को यौमिया 2.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी की ज़रूरत है, मगर इस वक्त पानी की यौमिया सप्लाई सिर्फ 14,000 क्यूबिक मीटर्स तक महदूद हो चुकी है, जिसकी वजह से गजा के शहरी खारा पानी पीने पर मजबूर हैं। काबिज इजरायली फौज ने पिछले 24 घंटों में गजा के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और अब इजराइल गजा पर फिजाई समेत बहरी और जमीनी हमलों के लिए भी तैयारी कर रहा है, जिसके लिए इजराइल ने दुनिया भर से अपने 3 लाख रिजर्व फौजियों को भी तलब कर लिया है और इस वक्त इजराइल के सैकड़ों टैंक्स गजा पर हमले के लिए तैयार खड़े हैं। इजराइल किसी भी वक्त गजा के शुमाल पर मुकम्मल कब्जे के लिए जमीनी कार्रवाई कर सकता है, जबकि इजरायली अफवाज शुमाली गजा के 11 लाख से ज्यादा शहरियों को इनखला की धमकी दे चुकी है, जिसके बाद कई शहरियों का गजा सिटी से इनखला जारी है। मगर हमास ने गजा शहर खाली करने से इनकार करते हुए इजराइल को हमले से बाज रहने और शहरियों से इजराइल की धमकी को नजरअंदाज करने की अपील की है, जबकि इजरायली फौज के एक कर्नल ने मिडिल ईस्ट आई से बात करते हुए ये धमकी भी दी है कि अगर गजा में इजरायली फौज का हमास से बराह रास्त मुकाबला हुआ तो गजा की सरहदें तब्दील हो जाएंगी, यानी कि इजराइल मशरकी जेरूसलम, वेस्ट बैंक और दीगर फलस्तीनी इलाकों की तरह गजा पर भी कब्जे की तैयारी कर रहा है। एक तरफ इजराइल गजा पर मुकम्मल कब्जे की तैयारियां कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका मुकम्मल तौर पर इजराइल की पुश पर खड़ा है, जिसने इजराइल की मदद के लिए 2 जंगी बहरी बेड़े भेज दिए हैं ताकि गजा पर ग्राउंड इन्वेजन के बाद किसी भी किस्म की मुमकिन खतरनाक सूरत हाल से निपटा जा सके। जबकि आज ये खबर भी सामने आई है कि ईरान ने इजराइल पर यह वाजे कर दिया है कि अगर इजराइल ने गजा पर जमीनी कार्रवाई की तो ईरान इस जंग का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा गजा इजराइल कशीदगी शुरू होने के बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि इसके इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान जारी बातचीत के मुस्तकबिल पर क्या असरात होंगे, और अब इस हवाले से खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए जारी बातचीत को मुअत्तल कर दिया है।
जबकि सऊदी अरब की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम OIC का हंगामी वज़ारती इजलास भी 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल तो जंग बंदी करवाने में नाकाम रही है। अब OIC का इजलास कितना मौसर साबित होगा, इस हवाले से आने वाले दिन अहम होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कहने को तो पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है वो ग्रेटेस्ट राइवलरी है और बड़ा मुकाबला होता है, लेकिन वर्ल्ड कप मैचेस में भी ये देखा गया है कि पाकिस्तान 8 मरतबा इंडिया से हारा है और 1 मरतबा भी हमने उनको नहीं हराया है। कल भी एक बुरी शिकस्त का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा, 7 विकेटों से पाकिस्तान हारा और मैच में अभी भी 117 गेंदें बाकी थी, यानी कि कल कंप्लीटली इंडियन टीम ने पाकिस्तान टीम को डिस्ट्रॉय किया है। और इस शिकस्त के बाद तरह तरह के तज्जिए हो रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि टीम सिलेक्शन दुरुस्त नहीं है, कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है वो बहुत डिफेंसिव है, एग्रेसिव खेलना चाहिए, इंटेंट होनी चाहिए। हमारे साबिक क्रिकेटर्स ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जब ग्राउंड पे जाती है इंडिया के खिलाफ तो वो बुज़दिल नजर आती है, बहादुरी नहीं दिखाते, उनको एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान कोई पहली मरतबा नहीं 8 मरतबा इंडिया से वर्ल्ड कप में हारा है। और यही सारे हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, जो स्टार्स हैं, जो ये तज्जिए दे रहे होते हैं, जो एडवाइस दे रहे होते हैं, जो कि यकीनन उनका हक भी है, लेकिन जब वो खुद फील्ड पे जाते थे इंडिया के खिलाफ तो चाहे उनकी टीम इंडिया से बेहतर भी होती थी, लेकिन उस दिन वो मैच हार जाते थे। यानी कि मशवरे तो ये दे रहे हैं कि तगड़े हो जाओ और बहादुरी से खेलो और इंटेंट दिखाओ, लेकिन जब खुद मैदान पे जाते थे तो इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। चाहे बड़े बड़े लेजेंड्स इमरान खान हो, जावेद मियादाद हो, इंजमाम हो, वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, शोएब अख्तर हो, शाहिद आफरीदी हो, सईद अनवर हो, ये बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की टीम में रहे, लेकिन जब भी इंडिया के सामने वर्ल्ड कप में इनका सामना हुआ पाकिस्तान मैच हार गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप जिस इंटेंट से खेले हैं वैसा रिजल्ट मिला आपको। ना कोई पार्टनरशिप लगी है हमारी, ना हमने अच्छा खेला है। बैटिंग में बिल्कुल हमने फ्लॉप बैटिंग की है। ये मेंटालिटी पे डिपेंड करता है आप किस तरह खेलना चाहते हो, और जिस तरह की अभी तक हम बॉलिंग कर रहे हैं मुझे लगता नहीं कि हम टूर्नामेंट जीत सकते हैं। दिस इज फैक्ट। आपको मैच जीतने के लिए ही खेलना होता है। टिमिड, कभी भी टिमिड क्रिकेट नहीं खेली जाती जब आप बड़े मैच खेलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम एज अ टीम वर्ल्ड को क्या दिखा रहे हैं। और टीमें भी मैच देख रही हैं, वो भी उनकी अप्रोच देखें और हम लोग की अप्रोच देखें। पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी, पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी गलतियां निकाल रहे थे, बता रहे थे क्या प्रॉब्लम है। कोई कह रहा था कि अप्रोच बड़ी टिमिड थी, किसी ने फिटनेस पे बात की कि फिटनेस ठीक नहीं है, किसी ने कहा कि प्रेशर बिल्ड नहीं किया, प्रेशर में आ गए उल्टा, किसी ने टेक्निक पे तनकीद की, तो किसी ने ये कहा कि अपना सोचते हैं पहले और टीम का नहीं सोचते। लेकिन जो ये तनकीद हो रही थी इस टीम पे, पाकिस्तान पहली मरतबा नहीं आ रही। तमाम जो क्रिकेटर्स आपके सामने थे, कोई 2 वर्ल्ड कप खेल चुका है, कोई इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस खेल चुका है, लेकिन जिस दिन इंडिया के खिलाफ मैच हुआ वो उस वक्त नाकाम हुए, इंडिया ने हमें हराया और अब स्कोर 8-0 हो चुका है। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि जिसको हम कहते हैं कि क्रिकेट पे सबसे बड़ी राइवलरी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या बड़े मैचेस में, वर्ल्ड कप मैचेस में वो एक राइवलरी रही भी है या नहीं? क्योंकि आमतौर पे तो जब कांटेदार मुकाबला होता है कि 8 मैच में 4-4 हो गया तो फिर आप कहते हैं कि शायद ये एक कांटेदार मुकाबला है, एक बड़ा मुकाबला है, एक राइवलरी है। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड कप में एटलीस्ट जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का 50 ओवर वर्ल्ड कप में, वो बहुत मायूस कुन है। इसकी क्या वजह है, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। उस्मान समीउद्दीन एडिटर है क्रिक इन्फो के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वैसे तो इस जो कहते हैं कि सबसे बड़ी स्पोर्ट्स राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया की, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स राइवलरी के लिए 8-0 अगर आपके अगेंस्ट रिकॉर्ड हो तो बहुत ही एम्बैरेसिंग है। लेकिन पहले कल के मैच में बात करते हैं। पाकिस्तान आपके ख्याल में मैच कल कहां पे हारा? क्या हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, हमारी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी? जैसे कि हार्दिक पांड्या ने भी कहा कि बैट्समैन वो इंटेंट हमारी नहीं शो कर रहे थे, या आपको लगता है कि स्किल वाइज इंडिया हमसे सुपीरियर है और खास तौर पे जो कॉन्फिडेंस है टू एग्जीक्यूट दोज स्किल्स, उसमें इंडिया पाकिस्तान से बेहतर टीम है, इसलिए हमारे मैच? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप यार आपने जो 3-4 चीजें बोली ना जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा है मैच, वो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन उसमें से हर पॉइंट का है। पाकिस्तान की प्लानिंग, आई थिंक मिड इनिंग्स जब खेल रहे थे प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं थी। आई थिंक उन्होंने शायद पिच को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करा कि कितनी डिफिकल्ट हो सकती है, उस पर क्या एक अच्छा टारगेट होगा। आई थिंक पाकिस्तान का प्लान शुरू से लग रहा था कि हम 5 पर ओवर जाएंगे तकरीबन और फिर उसके बाद से एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स द बैक एंड 300 के करीब, मगर मे बी यू डिडंट नीड 300, यू नो। और मैं ये भी कहूँगा कि 155 for 2 पे जहाँ से कोलैप्स, तो मैच तो देखिए उधर ही हारे हैं जब आपने आई थिंक 8 विकेट 36 रन पे गवाई हैं। आप जब 155 for 2 थे उस वक्त ही
पाकिस्तान को फुल कंट्रोल नहीं था। उस वक्त भी थोड़ा सा लग रहा था कि यार पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कर रहा है स्कोरिंग की। कुलदीप यादव एक एंड से, जडेजा एक एंड से, बॉलर्स ने ठीक ठाक स्कोरिंग पे रखा हुआ था। लेकिन जब आपने 1-2 विकेट वहां पे लूज करी, तो जैसी टीम होती है ना, एक न्यूजीलैंड की टीम होती है, वो जब उनका थोड़ा सा कोलैप्स होता है ना, वो फौरन से, इतनी उनकी एक अच्छी हैबिट है, वो फौरन से रीअसेस करते हैं कि यार अब हम 220-230 तक इस टारगेट को खींचना है। पाकिस्तान ये नहीं कर पाता है। अब इसमें कॉम्बिनेशन ये भी है कि स्किल्स इंडियन अटैक की बेहतर है। इंडियन अटैक से आपको इस टूर्नामेंट में बेहतर और कोई अटैक नहीं मिलेगा, स्पेशली फॉर इंडियन कंडीशंस। स्किल्स भी उनकी बेहतर है, मगर आपकी भी एक्सिक्यूशन, आपके पास इन्फॉर्म्ड प्लेयर्स थे। साउद शकील था, इफ्तिखार ने रन बनाए हैं, शादाब की बैटिंग बहुत इंप्रूव हुई है इस साल। उन तीनों के साथ आपको स्कोर एटलीस्ट 230-240 तक खींच लेना चाहिए था, लेकिन प्लानिंग थोड़ी सी ऑफ थी। आई थिंक स्किल्स उनकी सुपीरियर है इंडिया की। एंड ऑब्वियसली उस एनवायरनमेंट में खेलना किसी के लिए पाकिस्तान टीम में आसान नहीं होगा। एब्सोल्युटली नॉट। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं उस्मान, क्योंकि डिबेट होती रही है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो इंटेंट शो नहीं करते, और एग्जांपल ये दिया जा रहा है कि 2023 में जो वाइट बॉल क्रिकेट हुई है, ओडीआई क्रिकेट खासतौर पे, उसमें पाकिस्तान ने पावर प्ले में एक छक्का भी नहीं मारा, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान देखिए नंबर 1 टीम थी और नंबर 2 टीम है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड आप देखें, जिस तरह रोहित शर्मा इनिंग का आगाज करते हैं, आते साथ अगर पहला बॉल उनको मिलता है तो वो 6 मार देंगे, या पावर प्ले में ही उनके 2-3 छक्के हो जाते हैं। तो ये हमारी अप्रोच ये नहीं है कि हमने छक्का मारना ही नहीं है जाकर, या स्किल लेवल वो नहीं है रोहित शर्मा वाला, शुभमन गिल वाला, विराट कोहली वाला, जहां पे आप आसानी से फास्ट बॉलर्स को भी छक्के मार लेते हैं? नहीं, आई थिंक आपने इंटेंट की जो बात कही वो सही है, और जहां तक मुझे मालूम है टीम के अंदर भी यही बातें हुई हैं। बाय द वे, आफ्टर द डिफीट यही बातें हुई हैं इंटेंट की। आई थिंक मिकी आर्थर ने भी शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था इंटेंट के बारे में। इंटेंट डेफिनेटली कम थी पाकिस्तान की। छक्के वाली जो बात है ना, जो पावर प्ले में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प फैक्ट है, वो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन देखिए, जैसे अभी 2 दिन नहीं हुए, 3 दिन हुए हैं, शायद 4 दिन हुए हैं, पाकिस्तान ने 345 भी चेस करा है विदाउट हिटिंग अ 6 इन द पावर प्ले। तो आपको छक्के पे गेज नहीं करना चाहिए, आपको बेस नहीं करना चाहिए, लेकिन इंटेंट जो थी ना, कि आप हर बॉल पे एट द वेरी लीस्ट आप सिंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से उनके डिफेंस में ये बोलूंगा, पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल कर रहा है कुलदीप यादव के खिलाफ। एज एन एग्जाम्पल, येस्टरडे, कल भी कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, पाकिस्तान को फंसाया। आई थिंक वो एवरेज करते हैं 14 एवरेज करते हैं पाकिस्तान। उससे पहले 10 विकेट ले चुके थे 5 मैचेस में, कल 12 हो गई उनकी। जी, लेकिन पाकिस्तान की इशू एक ये है, और हर पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा था कुलदीप के खिलाफ, मगर उसमें ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप कुलदीप को खेलते हैं रेगुलरली। जैसे और भी आप किसी टीम में देख लेना, प्लेयर्स जो उनके बेस्ट बैटर्स हैं, सबने कुलदीप के खिलाफ खेला है। आईपीएल में कुलदीप यादव के खिलाफ हमेशा खेला है, रेगुलरली खेला है, और आपको खेल के कॉन्फिडेंस बनता है, आपको खेल के आपको पता लगता है कि यार मुझे इस बॉलर को किस तरह से खेलना है। पाकिस्तान ने कुलदीप को कभी आउटसाइड ऑफ बायलैटरल मैचेस फेस नहीं करा है, और वो भी बहुत कम। कुलदीप कभी टीम में रहे हैं, कभी नहीं रहे हैं, तो जब भी वो आते हैं ना, वो एक तरह से एक वो नई प्रॉब्लम लेके आते हैं कि यार कुलदीप यादव को हमने इतना नहीं खेला है। हमें साउथ शकील पहली बार खेल रहा था कल, या दूसरी बार शायद खेल रहा हूँ, मगर आई थिंक पहली बार खेल रहा था कुलदीप यादव को। तो आई थिंक ये सब चीजें भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो जनरली इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ है, उन्हें थोड़ा सा आईपीएल से एक्सक्लूड करा है एटलीस्ट। कभी इंडिया में कभी मैच नहीं खेला है। इस टीम में से क्या 2 लोग थे इस स्क्वाड में जो इंडिया में पहले जा चुके हैं, कभी इंडिया में मैच नहीं खेला है। तो ये सब चीजें भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट इनका होता है हर मैच। हाँ, लेकिन इस बार तो ये कह सकते हैं कि इंडिया में कम खेला है, एक्सपीरियंस हमारा कम है, लेकिन उस्मान जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का वो 8-0 है। 8 मरतबा वर्ल्ड कप में हम आ रहे हैं। बायलैटरल रिकॉर्ड शायद हमारा थोड़ा बेहतर हो उनसे, लेकिन जिसको कहा जाता है कि स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी है, या सर्टेनली क्रिकेट में तो सबसे बड़ी राइवलरी है, वहां पे अगर आपका वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 8-0 हो तो भी किसी भी लिहाज से वो नहीं कहा जा सकता कि एक बड़ी राइवलरी है। और खासतौर पे 3 वर्ल्ड कप, जो कल का मैच इंक्लूडिंग, उसमें तो बहुत ही वन साइडेड मुकाबला हुआ है। तो ये जिंक्स नहीं हो सकता, 8-0 लक पर नहीं हो सकता। समथिंग रियली गोज ऑफ इन दीज बिग मैचेस, चाहे वो अहमदाबाद में हो, मोहाली में हो, या इंग्लैंड में खेल रहे हो, या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, समथिंग गोज रॉन्ग। क्या साइकोलॉजिकल एडवांटेज है? बड़े दिन हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी स्किल्स के मुताबिक? क्या है, आपको लगता है क्या इशू है? ये बहुत ही ये अच्छा सवाल है बहुत, और ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि जब एक चीज 8-0 होती है एक साइड के फेवर में, तो वो राइवलरी नहीं होती है। वो एक तरह से बस एक थ्रैशिंग ही होती है। जैसे पाकिस्तान श्रीलंका 8-0 है वर्ल्ड कप में, वो राइवलरी नहीं है। एग्जैक्टली। और उसमें ये भी है कि हर किस्म की पाकिस्तान टीम हारी है इंडिया से वर्ल्ड कप में। 92 में आप वर्ल्ड कप चैंपियंस थे, आपकी चैंपियन टीम थी, आप हारे।
99 में आई वुड से कि आपकी प्रॉब्ली ऑल राउंड द मोस्ट टैलेंटेड पाकिस्तान टीम कभी भी होती है, बेस्ट एंड मोस्ट बैलेंस टीम, वो भी हारी इंडिया से। और वो उस जमाने में इंडिया की बहुत ही फजूल ओडीआई टीम थी, उससे भी आप हारे। उसमें 2003 में आप थोड़ा सा आई थिंक पुरानी टीम हो गई थी, प्लेयर्स कुछ थे उसमें जो नहीं होने चाहिए थे, उसमें भी आप हारे। 2007 में आपने नहीं खेला, 2011 में आप हारे जो एक इंडिया की बहुत अच्छी टीम थी। तो ऑलमोस्ट फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कौन सी टीम आ रही है, बेसिकली आप वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स में इंडिया से हारेंगे। आई थिंक अगर इसमें शायद कोई कनेक्शन है, आई मीन आई कांट सी एन ऑब्वियस कनेक्शन। कल पाकिस्तान हारा है बिकॉज इंडिया की बेहतर टीम है। आई थिंक 2011 में पाकिस्तान हारा बिकॉज इंडिया की बेहतर टीम थी। 2015 में पाकिस्तान हारा बिकॉज इंडिया की बेहतर टीम थी। 2019 में पाकिस्तान हारा बिकॉज इंडिया की बेहतर टीम है। वनडे में आपके साथ ये होता है, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है, मोर ऑफन देन नॉट, मैं हमेशा नहीं कहूंगा मगर मोर ऑफन देन नॉट, जो बेहतर टीम है वैसे ही स्किल्स के लिहाज से, प्लानिंग के लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से, वो ओवर द कोर्स ऑफ अ लॉन्गर मैच वो जनरली जीतेगी। T20 में ज्यादा आसान हो जाता है, क्लोज मैचेस होते हैं बिकॉज़ हाँ ट्रू। नहीं, पिछले 8 साल में आई थिंक इससे किसी को डाउट नहीं है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत बेहतर रही है। वनडे में भी, T20 में थोड़ा सा वो मार्जिन कम हो जाता है बिकॉज आपका फॉर्मेट ही छोटा है, लेकिन वनडे में 8 साल में एक आपने हराया था चैंपियंस ट्रॉफी पे, बट इंडिया की टीम पाकिस्तान से बेहतर रही है। और अगर आपकी टीम बेहतर है तो आप आपने कहा कि हर किस्म की टीम है। अब देखें बड़े बड़े लेजेंड्स पाकिस्तान की टीम में रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम 92, उस वक्त इमरान खान थे, जावेद मियादाद, वसीम अकरम पीक पे। 96 में हमारा काफ़ी अच्छी टीम थी, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस थी। वसीम अकरम वो मैच नहीं खेले, बट पाकिस्तान हैड सईद अनवर, इंजमामुल हक। 99 की टीम की आपने खुद बात की, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। 2003 में भी वी हैड शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इसके बाद बाबर आजम आए हैं, इंजमाम है, सईद अनवर, ये तमाम 3-3 4-4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं बट हारे हैं। लेकिन मैं जितने इनके एनालिसिस सुन रहा था मैच से पहले और कल मैच के बाद, वो यही थे कि हमने जो है इंटेंट नहीं शो किया, एग्रेसिव अप्रोच नहीं थी हमारी, करेज नहीं नजर आई। लेकिन ये तमाम जो कमेंटेटर्स थे, जितने मैंने बड़े नाम लिए, वो सब खेल चुके हैं इंडिया के सामने और वो सब फेल हो चुके हैं, वो मैचेस हारे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं जब ये रेट कर रहे होते इस टीम को कि इस टीम ने वो बहादुरी नहीं दिखाई कल फील्ड पर? यू नो, कमेंट उनकी है तो सही कि देखिए इंटेंट नहीं दिखाया, वो तो आई थिंक जैसे मैंने आपको पहले बोला वो टीम, बट इट अप्लाइज ऑन देम आल्सो कि शायद वो भी नहीं दिखा सकते थे ऑन द गिवन डे। या पिछले मैचेस वो लोग डेफिनेटली लैक ऑफ इंटेंट से हारे हैं, या जैसे 99 का एग्जांपल आप ले लें, फॉर एग्जांपल 99 में जो हारे थे उसमें आपके बेसिकली बैटिंग फेलियर्स थे, इंटेंट के फेलियर्स नहीं थे एज मच एज एक्सिक्यूशन के फेलियर्स। आप हर मैच में अगर पिक करें, 96 में जो आप हारे हैं वो आर्ग्यूबली आपके जो लास्ट 2 ओवर्स वकार यूनुस के 40 रन बहुत भारी, उसमें भी थोड़ा सा, इनफैक्ट उस 96 वाले मैच में तो आपकी एक तरह से कुछ ज्यादा ही इंटेंट और एरोगेंस ने आपको हरवाया। जब आप टारगेट के इतने आगे थे 15 ओवर के बाद, आमिर सुहेल ने जो अपनी विकेट लूज करी थी उस मैच में, ये सब चीजें आई थिंक उस वक्त तक था कि भाई कभी कभी पाकिस्तान बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, कभी कभी कंडीशंस की वजह से शायद फेवर नहीं हुआ। मगर मैं आर्ग्यू करूंगा 2003 ऑनवर्ड से हर वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान हारा है इंडिया से मैच, जनरली हारा है बिकॉज इंडिया उस वक्त से बेहतर टीम रही है। 2003 में फाइनल पहुंची, 2011 में जीती, 2015 में सेमीफाइनल में पहुंची, 2019 में सेमीफाइनल में पहुंची। पाकिस्तान का उस वक्त से क्या हुआ है रिकॉर्ड, आई थिंक 2011 में सेमीज में पहुंचे हैं, उसके बाद से आप सेमीज में फिर नहीं पहुंचे हैं। तो जनरली इंडिया की टीम बेहतर रही है पिछले 20 साल, ये काफी लंबा टाइम हो गया है, 20 साल से एटलीस्ट इंडिया की टीम बेहतर रही है, एंड दैट्स सिंपली व्हाई दे विन। कल आप अटैक्स में डिफरेंस देख लिए, पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है, मिडिल ऑर्डर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग विकेट लेना। कल इंडिया के पास मोहम्मद सिराज था जो उस दिन पे उसने एक्चुअली इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई है, वो काफी रन खाए उसने, लेकिन उसने बाबर की विकेट ली, बुमराह ने आके मिडिल ऑर्डर में आपकी 2 विकेट ले ली, कुलदीप यादव ने आके मिडिल ऑर्डर में आपकी विकेट ले ली। तो उनके पास बेहतर बॉलर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो स्किल वाइज बड़ा इंप्रूव किया। सिराज की आपने बात की, जब वो वॉबल सीम या क्रॉस सीम से करते हैं, अंडर द रडार खेलते हैं, शायद उतनी हाइप क्रिएट नहीं की उन्होंने जितनी हारिस रऊफ ने की हो, नसीम शाह ने की हो, बट इफेक्टिव बॉलर हैं। अब ये बताएं, गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नहीं है पाकिस्तान हैज लॉस्ट हिज चांस, हमारे अभी भी 5 मैचेस बाकी हैं, इनफैक्ट 6 मैचेस बाकी हैं, 9 हमने खेलने हैं।
तो इसमें आपको लगता है कि कोई ब्रेव डिसीजंस होंगे? जैसे आप कह रहे हैं मिडिल ओवर में हम विकेट नहीं ले पा रहे, नवाज और शादाब बेशक उन्होंने पहले परफॉर्म किया हो बट अब उनका आउट ऑफ फॉर्म है। डू यू थिंक दे विल मेक अ ब्रेव मूव, उसामा मीर को लेकर आएंगे ताकि मिडिल ओवर में आपके पास एक जेन्युइन लेग स्पिनर हो और एटलीस्ट आप अपॉर्चुनिटी लें इस बात की कि विकेट आप हासिल कर सकें? और क्या फखर की वापसी आप देख रहे हैं, एक इम्पैक्ट प्लेयर जिनको कहा जाता है, ऑब्वियसली आउट ऑफ फॉर्म है, 2 मैचेस से ही ड्रॉप हुए हैं सिर्फ, क्या डू यू थिंक ही इज गोइंग टू कम बैक या कोई और चेंजेस हो सकते हैं टीम में गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, ब्रेव से ज्यादा आई गेस, और उसी का एक रिजल्ट है ब्रेव डिसीजन का, लेकिन इन्हें डिफिकल्ट डिसीजंस हैं पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा, इसलिए जहां जहां वो खेल रहे हैं, बैंगलोर भी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो एक रिनाउंड फ्लैट विकेट है, वहां पे आपके रन बनेंगे छोटा ग्राउंड है, वहां आपके रन बनेंगे, तो आपको सोचना है कि भाई ये एक अच्छा ग्राउंड है फखर जमान के लिए मे बी, और स्पेशली अगेंस्ट बॉलर्स। ऑस्ट्रेलिया का अटैक पेस होगा ज्यादा, एक ही उनका 1.5 स्पिनर है, एडम जैम्पा और ग्लेन मैक्सवेल 1.5 स्पिनर है, मगर सब पेसर्स हैं उनके पास। तो आपको ये कंडीशंस को देख के, ऑपोजिशन को देख के आपको 2-3 डिफिकल्ट डिसीजन लेनी पड़ेगी। चेन्नई में आपका अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है जहां बॉल स्पिन होती है, उनकी स्पिन की स्ट्रेंथ है, आपके पास स्पिनर आपकी जो टीम में खिला रहे हैं वो कुछ नहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। आई थिंक शादाब के ऊपर, नवाज के ऊपर और इवन इमाम के ऊपर आपको सीरियस डिसीजंस लेनी है कि भाई हम अपनी टीम को किस तरह से चेंज करें। जो मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम मुझे अभी नजर आ रही है वो आपकी बॉलिंग की है। मिडिल ओवर्स में आपको विकेटें लेना जरूरी है। ऊपर से भी, बाय द वे, टॉप से भी शाहीन, आई डोंट थिंक इज द शाहीन दैट ही वाज 2 years ago। आई थिंक वो एक हमारी आदत बन चुकी थी कि वो पहले अपने स्पेल में 1-2 विकेट्स गिरा देते थे, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर डालना आसान हो जाता था पाकिस्तान के लिए। वो नहीं हो रहा। आई थिंक उन्हें फायदा होता था कि एक तरफ नसीम बॉलिंग करा रहे थे, बिकॉज नसीम इतनी कंट्रोल लाता है ना, आई थिंक उसका फायदा नेचुरली शाहीन पे आता था। लेकिन आई थिंक इन्हें बॉलिंग को इम्प्रूव करना है, और मिडिल ओवर्स में ऑलमोस्ट 0 इम्पैक्ट हो रहा है पाकिस्तान का स्पिन के थ्रू। आई थिंक शादाब, यू हैव टू ब्रिंग इन उसामा मीर, या आप शादाब को ड्रॉप करें या आप नवाज को ड्रॉप करें, आपको उसामा मीर लाना जरूरी है, उस पर कोई शक नहीं है। एंड मैं तो कहता था, शुरू से कह रहा था कि आई थिंक स्क्वाड में आपको एक्चुअली 15 में आपको अब्रार भी रखना चाहिए था। अब्रार आई थिंक एक मिस्ट्री स्पिन ऑप्शन था, द काइंड दैट यू माइट नीड। आई नो वर्ल्ड कप पे आप इतना इनएक्सपीरियंस बॉलर भेजें, इट्स अ रिस्की डिसीजन, लेकिन आप वर्ल्ड कप बगैर रिस्क लिए जीतेंगे नहीं। और मिस्ट्री स्पिनर का ये काम होता है कि एटलीस्ट 1-2 सीरीज में वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जब तक बैटर्स कोशिश करते हैं उसको रीड करने की, वो आपको 1-2 टूर्नामेंट में इम्पैक्ट क्रिएट करवा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। मैच हार गया है, बट वर्ल्ड कप का सफर जो है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आगे मैचेस में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।